दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 11वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान राजनीतिक सिद्धांत का अध्याय 10 विकास यानी डेवलपमेंट। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे विकास किसे कहते हैं, विकास की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, विकास मॉडल की आलोचनाएं क्या क्या की जाती हैं, विकास का मूल्यांकन और विकास की वैकल्पिक अवधारणा क्या है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय विकास। दोस्तों सबसे पहले हम भूमिका समझते हैं। मान लें कि एक विद्यालय में प्रत्येक कक्षा की ओर से पाठ्यक्रम से इतर गतिविधि के तौर पर वार्षिक पत्रिका निकलती है और एक कक्षा में शिक्षक पिछले साल की पत्रिका को आदर्श मानता है और उसके अनुसार इस साल की पत्रिका की योजना बनाता है कि इनमें कौन से विषय, आलेख, कविता आदि होनी चाहिए। इसके बाद वह विषयों का विभाजन कर विभिन्न छात्रों में लिखने के लिए विषय और जिम्मेवारियों का बंटवारा करता है। ऐसे में ये भी संभव है कि क्रिकेट में रुचि रखने वाली छात्रा को कोई अन्य विषय मिल जाए, जैसे जिससे क्रिकेट का जिम्मा दिया जाए, वह वास्तव में नाटक लिखने का उत्सुक हो। और ये भी संभव है कि इस योजना के तहत 3 छात्र मिलकर कार्टूनों की एक श्रृंखला तैयार करना चाहते हों, मगर पाएं कि उन्हें अलग अलग समूहों में रख दिया गया हो। हालांकि एक अन्य कक्षा में छात्रों के बीच पत्रिका की विषय वस्तु को लेकर बहस होती है। वहां अनेक असहमतियां हैं, लेकिन आखिर में सारे वाद विवाद के बाद एक कार्यक्रम उभरता है जिस पर हर कोई सहमत है। आपकी राय में कौन सी कक्षा ऐसी पत्रिका निकाल पाएगी जिसमें छात्रों की अपनी विशिष्ट रुचि सर्वोत्तम संभव तरीके से साकार होगी? पहली कक्षा शायद अच्छा दिखने वाली पत्रिका तैयार करे, पर क्या उसकी विषय वस्तु रोचक होगी? क्या जो व्यक्ति क्रिकेट पर लिखना चाहता हो उसे उतने ही उत्साह के साथ दिए गए दूसरे विषय पर लिख पाएगा? कौन सी पत्रिका अनूठी मानी जाएगी और कौन सी आदर्श? कौन सी कक्षा महसूस करेगी कि पत्रिका पर काम करना रोचक था और कौन इसे महज रोजमर्रे के काम की तरह करेगी? तो दोस्तों किसी समाज के लिए विकास से जुड़ी बातें तय करना वैसा ही है जैसा छात्रों के लिए ये तय करना कि वे किस तरह की पत्रिका चाहते हैं और उन्हें पत्रिका पर कैसे काम करना चाहिए। हम या तो किसी दूसरे देश में इस्तेमाल किए गए मॉडल का यांत्रिक रूप से अनुकरण कर सकते हैं या पूरे समाज की भलाई और विकास परियोजनाओं से परे जाकर प्रभावित लोगों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए योजना बना सकते हैं। नेतागण लोगों के विरोध की परवाह न करते हुए विकास परियोजनाओं को पूरा करने का निर्णय कर सकते हैं या वे लोगों के साथ लेते हुए लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये 2 सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसमें सहमति पर ध्यान दिया जाए, आम सहमत पर, या फिर लोगों के असहमत या विरोध के बावजूद भी उस परियोजना पर कार्य किया जाए। तो दोस्तों विकास या डेवलपमेंट शब्द अपने व्यापकतम अर्थ में उन्नति, प्रगति, कल्याण और बेहतर जीवन की अभिलाषा के विचारों का वाहक है। तो विकास में जो है समाज की उन्नति, व्यक्ति की उन्नति, प्रगति, कल्याण और बेहतर जीवन की अभिलाषा, ये सारे विचार शामिल हैं। कोई समाज विकास के बारे में अपनी समझ के द्वारा ये स्पष्ट करता है कि समाज के लिए समग्र रूप से उसकी दृष्टि क्या है और उसे प्राप्त करने का बेहतर तरीका क्या है। हालांकि विकास शब्द का प्रयोग प्रायः आर्थिक विकास की दर में वृद्धि और समाज का आधुनिकीकरण जैसे संकीर्ण अर्थों में भी होता रहता है और दुर्भाग्य से विकास को आमतौर पर पहले से निर्धारित लक्ष्यों या बांध, उद्योग, अस्पताल जैसी परियोजनाओं से पूरा करके जोड़कर देखा जाता है। विकास का काम समाज के व्यापक नज़रिए के अनुसार नहीं होता है और इस प्रक्रिया में समाज के कुछ हिस्से लाभान्वित होते हैं जबकि बाकी लोगों को अपने घर, जमीन, जीवन शैली को बिना किसी भरपाई के खोना पड़ सकता है। क्या विकास के क्रम में लोगों के अधिकारों का सम्मान किया गया? क्या विकास के लाभ और बोझ का उचित वितरण हुआ या विकास की प्राथमिकताओं के बारे में फैसले लोकतांत्रिक तरीके से लिए गए? ऐसे मुद्दे अनेक देशों में उठाए जा रहे हैं, इसलिए विकास अच्छा खासा विवाद का विषय बन गया है। विभिन्न देशों द्वारा अपनाए गए विकास के मॉडल बहस और आलोचना के विषय बन गए हैं और वैकल्पिक मॉडल पेश किए जा रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में विकास की व्यापक समझ एक ऐसे मानक की भूमिका निभा सकती है जिससे किसी देश में विकास के अनुभव को जांचा जा सकता है। आइए सबसे पहले जानते हैं दोस्तों विकास की चुनौतियां, यानी विकास के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन सी हैं। विकास की अवधारणा ने 20वीं सदी के उत्तरार्ध में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। उस समय एशिया और अफ्रीका में बहुत से देशों ने राजनीतिक आज़ादी हासिल की थी और अधिकतर देश कंगाल बना दिए गए थे और उनके निवासियों का जीवन स्तर निम्न था।
शिक्षा, चिकित्सा और अन्य प्रकार की सुविधाएं नहीं थीं। इन्हें अक्सर अविकसित और विकासशील कहा जाता था और उनका मुकाबला पश्चिमी यूरोप के अमीर देशों और अमेरिका से था। 1950 और 1960 के दशक में जब अधिकतर एशियाई और अफ्रीकी देशों ने औपनिवेशिक शासन से आज़ादी हासिल की, तब उनके सामने सबसे महत्वपूर्ण काम गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी, निरक्षरता और बुनियादी सुविधाओं के अभाव की निहायत जरूरी समस्याओं का समाधान करना था, जिसे उनका बहुसंख्यक आबादी भुगत रही थी। उनका तर्क था कि वे पिछड़े इसलिए हैं कि औपनिवेशिक शासन में उनके संसाधनों का उपयोग उनके फायदे के लिए नहीं बल्कि उपनिवेशवादियों के फायदे के लिए होता था। और ये सही भी है दोस्तों। जो है उपनिवेशी या औपनिवेशिक जो है जो राष्ट्र औपनिवेशिक सत्ता के अधीन थे, उन्होंने उसके भलाई के लिए कोई काम नहीं किया बल्कि उनके संसाधनों का दोहन अपने लाभ के लिए, यानी उपनिवेश बनाए गए जो राष्ट्रों के नुकसान या उनके फायदे को ध्यान में नहीं देखा गया। स्वतंत्रता के द्वारा वे अपने संसाधनों का उपयोग अपने राष्ट्रीय हित में सर्वश्रेष्ठ तरीके से कर सकते हैं और इस प्रकार अब उनके लिए नीतियां बनाना संभव था जिसमें वे अपने पिछड़ेपन से उभर सकें और पूर्ववर्ती औपनिवेशिक मालिकों के स्तर हासिल करने की ओर बढ़ सकें। और ये बात थी दोस्तों, इस बोध ने, इस समझ ने इन देशों को विकास परियोजनाएं शुरू करने की प्रेरणा दी। विकास की अवधारणा विगत वर्षों में काफ़ी बदली है। आरंभिक वर्षों में जोर जो है आर्थिक उन्नति और समाज के आधुनिकीकरण के रूप में पश्चिमी देशों के स्तर तक पहुंचने पर था और विकासशील देशों ने औद्योगिकरण, कृषि, शिक्षा के आधुनिकीकरण और विस्तार के जरिए तेज आर्थिक उन्नति का लक्ष्य निर्धारित किया था। और उस समय ये माना जाता था कि इस तरह के सामाजिक और आर्थिक बदलाव को शुरू करने में केवल राजसत्ता ही सक्षम माध्यम है। अनेक देशों ने विकास की महत्वाकांक्षी योजनाओं का सूत्रपात किया और ऐसा प्रायः विकसित देशों की मदद और कर्ज के जरिए किया गया। दोस्तों 50 के दशक से प्रारंभ करते हुए भारत में विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की एक श्रृंखला बनी। इसमें भाखड़ा नंगल बांध, देश के विभिन्न हिस्सों में इस्पात संयंत्रों की स्थापना, खनन, उर्वरक उत्पादन और कृषि तकनीकों में सुधार जैसी अनेक वृहद परियोजनाएं शामिल थीं और उम्मीद की गई कि यह बहुआयामी रणनीति आर्थिक रूप से प्रभावकारी होगी और देश की संपदा में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा ये भी उम्मीद की गई कि इस बढ़ोतरी से आने वाली संपन्नता धीरे धीरे समाज के सबसे गरीब तबके तक रिस कर पहुंचेगी और असमानता को कम करने में सहायक होगी। विज्ञान की ताज़ा तरीन खोजों को अपनाने और नवीनतम तकनीकों पर काफ़ी विश्वास किया गया था और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे नए शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए गए और उन्नत देशों के ज्ञान तक पहुंचने के लिहाज से उनके साथ सहयोग करने को उच्च प्राथमिकता मिली और ये विश्वास किया गया कि विकास की प्रक्रिया समाज को अधिक आधुनिक और प्रगतिशील बनाएगी और उसे उन्नति के पथ पर ले जाएगी। विकास का जो मॉडल भारत और अन्य देशों द्वारा अपनाया गया था, उसकी विगत वर्षों में बहुत अधिक आलोचना हुई है और इसने विकास के लक्ष्यों और प्रक्रियाओं के बारे में कुछ भी पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया है। आइए देखते हैं जो विकास के मॉडल अपनाए गए उनकी आलोचनाएं क्या थी। दोस्तों विकास के आलोचकों ने ध्यान दिलाया कि बहुत सारे देशों में जिस तरह से विकास मॉडल को अपनाया गया वह विकासशील देशों के लिए काफ़ी महंगा साबित हुआ है। इसमें वित्तीय लागत बहुत अधिक रही है और अनेक देश दीर्घकालीन कर्ज में दब गए और अफ्रीका अभी तक अमीर देशों से लिए गए भारी कर्ज के तले कराह रहा है। विकास के रूप में उपलब्धि लिए गए कर्ज के अनुरूप नहीं रही और दरिद्रता और लोगों ने अभी भी महाद्वीप को अपनी चपेट में ले रखा है। तो दोस्तों क्या क्या जो है मॉडल जो अपनाए गए उससे क्या नुकसान हुआ उसके बारे में जानते हैं कि विकास की वह कीमत जो समाज को चुकानी पड़ी। दोस्तों विकास तो हुआ लेकिन उसकी बहुत भारी कीमत समाज को चुकानी पड़ी। देखिए अन्य चीज़ों के अलावा बड़े बांधों का निर्माण हुआ, औद्योगिक गतिविधियां बढ़ी, खनन कार्यों की वजह से बड़ी संख्या में लोगों द्वारा उनके घरों और क्षेत्रों से विस्थापन यानी पलायन हुआ। विस्थापन का परिणाम आजीविका खोने, दरिद्रता में वृद्धि के रूप में सामने आया और अगर ग्रामीण खेतीहर समुदाय अपने परंपरागत पेशे और क्षेत्र से विस्थापित होते हैं तो वे समाज के हाशिए पर चले जाते हैं। बाद में वे शहरी और ग्रामीण गरीबों की विशाल आबादी में शामिल हो जाते हैं और लंबी अवधि में अर्जित परंपरागत कौशल नष्ट हो जाते हैं
उनकी संस्कृति का भी विनाश होता है, क्योंकि जब लोग नई जगह पर जाते हैं तो अपनी पूरी सामुदायिक जीवन पद्धति खो बैठते हैं और ऐसे विस्थापनों ने अनेक देशों में संघर्षों को जन्म दिया है। दोस्तों, विस्थापित लोगों ने अपनी इस नियति को हमेशा निष्क्रियता से स्वीकार नहीं किया है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नाम आपने सुना होगा। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना के तहत बनने वाले बांधों के निर्माण के खिलाफ आंदोलन चला और बड़े बांधों के इन समर्थकों का दावा है कि इससे बिजली पैदा होगी, काफ़ी बड़े इलाके में ज़मीन की सिंचाई में मदद मिलेगी और सौराष्ट्र और कच्छ के रेगिस्तानी इलाके को पेयजल भी उपलब्ध होगा। बड़े बांधों के विरोधी इन दावों का खंडन करते हैं और इसके अलावा अपनी ज़मीन के डूबने और उसके कारण अपनी आजीविका के छिनने से 10 लाख से अधिक लोगों के विस्थापन की समस्या पैदा हो गई है। इनमें से अधिकांश लोग जनजाति या दलित समुदाय के हैं और देश के अति वंचित समूहों के अंतर्गत आते हैं जिनके पास कुछ नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी तर्क दिया जाता है कि विशाल जंगली भूभाग भी बांध में डूब जाएगा, जिससे पारिस्थितिकी का संतुलन बिगड़ेगा। तो दोस्तों, समाज को तो भारी क्षति पहुंचानी ही पड़ती है विकास के लिए, और विकास की कीमत दोस्तों पर्यावरण को भी चुकानी पड़ती है। वास्तव में विकास की वजह से अनेक देशों में पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है और इसके परिणामों को विस्थापित लोग ही नहीं, पूरी आबादी महसूस करने लगी है। दोस्तों, जब दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर सुनामी ने कहर ढाया तो ये देखा गया कि तटीय वनों के नष्ट होने और समुद्र तट के निकट वाणिज्यिक उद्यमों के स्थापित होने के कारण नुकसान इतना अधिक हुआ था। यही दूर होते तो कम नुकसान होता। और आपने भूमंडल के ताप बढ़ने के बारे में ज़रूर सुना होगा, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। दोस्तों, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की वजह से आर्कटिक और अंटार्कटिक ध्रुवों पर बर्फ पिघल रही है और यह बाढ़ लाने और बांग्लादेश और मालदीव जैसे निम्न भूमि वाले इलाकों को डुबो देने में सक्षम है। आने वाले दौर में पारिस्थितिकी संकट में हम बुरी तरह प्रभावित होंगे। वायु प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जो अमीर और गरीब में फर्क नहीं करता है, लेकिन संसाधनों के अविवेकशील उपयोग का वंचितों पर तात्कालिक और अधिक तीखा प्रभाव पड़ेगा। जलावन, जड़ी बूटी, आहार आदि के रूप में जंगल के संसाधनों को अपने गुजारे के लिए विविध प्रकार से जो लोग उपयोग करते हैं, उन गरीब लोगों पर जंगलों के नष्ट होने से इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा नदियों, तालाबों के सूखने, भूमिगत जल स्तर गिरने का अर्थ है कि औरतों को पानी लाने के लिए अधिक दूर चलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्राकृतिक संसाधन जैसे ही नष्ट होते हैं, हम कृत्रिमता की ओर बढ़ते हैं और उससे पर्यावरण को और भी नुकसान पहुंचता है। जब विकास के जिस मॉडल का हम अनुसरण कर रहे हैं वह ऊर्जा के उत्तरोत्तर बढ़ते उपयोग पर बुरी तरह निर्भर है। विश्व में प्रयुक्त ऊर्जा का अधिकांश भाग कोयला या पेट्रोलियम जैसे स्रोतों से आता है, जिसको पुनः प्राप्त करना संभव नहीं है। उपभोक्ताओं की बढ़ी ज़रूरतों को पूरा करने में अमेजन के बरसाती जंगलों का विशाल भूभाग उजड़ता जा रहा है। ये अनवीनीकृत संसाधन इतनी मात्रा में है कि विकसित देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग समृद्ध जीवन पद्धति अपना सकें, इतनी मात्रा में तो नहीं है। और इन संसाधनों की सीमित प्रकृति को देखते हुए उत्तर नकारात्मक है। तब आगामी पीढ़ियों का क्या होगा? दोस्तों, आगामी पीढ़ियों के लिए क्या हम संसाधन रहित पृथ्वी और ढेर सारी समस्याएं सौंपने जा रहे हैं। और इसी के दृष्टिगत आगामी पीढ़ियों को लिए संसाधनों को दृष्टिगत ये देखिए, यहाँ पर दोस्तों सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा ने भी जन्म लिया है। आइए विकास का मूल्यांकन करते हैं। देखिए, ये नहीं कहा जा सकता है कि दुनिया पर विकास का नकारात्मक प्रभाव ही पड़ा है। कुछ देशों ने अपनी आर्थिक उन्नति की दर बढ़ाने, यहाँ तक कि गरीबी घटाने में भी बहुत कुछ सफलता हासिल की है, लेकिन कुल मिलाकर असमानताओं में गंभीर कमी नहीं आई है और विकासशील जगत में गरीबी लगातार एक समस्या बनी हुई है। और हमने देखा है कि ये मान लिया गया कि उन्नति के फायदे नीचे की ओर रिस कर समाज के सर्वाधिक निर्धन और वंचित तबकों तक पहुंचेंगे और फलस्वरूप सभी के जीवन स्तर में सुधार आएगा। हालांकि विगत वर्षों में दुनिया में अमीर और गरीब लोगों के बीच की दूरी बढ़ती गई है और उनमें कोई अंतर नहीं आया है दोस्तों, और ये बहुत ही खतरनाक विषय है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि इसका लाभ सबको समान रूप से मिल जाए, और जब तक आर्थिक उन्नति और पुनर्वितरण के साथ साथ दोनों नहीं चलेंगे तब तक दोस्तों होगा ये कि पहले से समृद्ध लोग, जो धनी लोग हैं, उनको ही ज़्यादा लाभ
मिलेगा। और इस बात को अब उत्तरोत्तर अधिक स्वीकृति मिल रही है कि विकास की व्यापक अवधारणा को अपनाने की जरूरत है और आर्थिक उन्नति पर अत्यधिक ध्यान देने से अनेक प्रकार की समस्याएं ही नहीं बढ़ी हैं, आर्थिक उन्नति भी हमेशा संतोषजनक नहीं रही है। इसलिए विकास को अब व्यापक अर्थ में ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है जो सभी लोगों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करे। और यदि विकास की ऐसी प्रक्रिया को समझा जाए जिसका लक्ष्य लोगों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हो, तो ये तर्क दिया जा सकेगा कि विकास को केवल आर्थिक उन्नति के सूचकांक की दर के जरिए मापना अपर्याप्त और कई बार भ्रामक भी हो सकता है। अब विकास को मापने के वैकल्पिक तरीके खोजे जा रहे हैं और इसी तरह का प्रयास मानव विकास प्रतिवेदन है, जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी वार्षिक तौर पर प्रकाशित करता है। और दोस्तों, इस प्रतिवेदन में होता यह है कि साक्षरता, शैक्षिक स्तर, आयु संभावित, मातृ मृत्यु दर जैसे विभिन्न सामाजिक संकेतकों के आधार पर देशों को दर्जा निर्धारित किया जाता है और इस उपाय को मानव विकास सूचकांक कहा गया है। इस अवधारणा के अनुसार विकास को ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए जो अधिकाधिक लोगों के उनके जीवन को अर्थपूर्ण तरीके से विकल्पों को चुनने की अनुमति दे। इसकी पूर्व शर्त है कि आहार, शिक्षा, स्वास्थ्य और आश्रय जैसी बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति हो और इसे बुनियादी आवश्यकता पर आधारित दृष्टिकोण कहा जाता है। रोटी, कपड़ा और मकान, गरीबी हटाओ या बिजली, सड़क, पानी जैसे लोकप्रिय नारे इस भावना का संप्रेषण करते हैं कि बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति के बगैर किसी व्यक्ति के लिए गरिमामय जीवन गुजारना और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना असंभव है। दोस्तों, अभाव या वंचना से मुक्ति ही किसी व्यक्ति की पसंदगी और इच्छाओं की पूर्ति की कुंजी है और इस विचार से यदि लोग भोजन या आश्रय के अभाव में भूख या ठंड से मरते हैं अथवा बच्चे विद्यालय जाने के बजाय काम कर रहे हैं, तो ये देशों के अविकसित होने का सूचक है। विकास का मतलब ये नहीं कि कुछ लोगों के लिए विकास हो जाए, कुछ लोगों के धन में बढ़ोतरी हो जाए, उनके जीवन स्तर में वृद्धि हो जाए, इसको विकास नहीं। जब तक विकास समावेशी नहीं होता है, सभी स्तरों पर इसका लाभ नहीं पहुंचता है, तो उसे विकास कहना सही नहीं है। आइए देख लेते हैं एक महत्वपूर्ण केस स्टडी के बारे में, केन सारो वीवा के बारे में। दोस्तों देखिए, अगर आप कल्पना कीजिए कि आपके घर के पीछे एक छुपा हुआ खजाना मिला है, आपको कैसा लगेगा अगर उस सारे खजाने को सत्ताधारी लोग विकास के नाम पर थोड़ा थोड़ा खर्च करके ले जाते हैं। इस विकास का आपके जीवन स्तर या आवास स्थल पर, उसकी सुविधाओं पर फायदेमंद असर बिल्कुल नहीं पड़ता है। और तो और जो लोग विकास के नाम पर उस खजाने पर दावा करते हैं, खजाने की जगह होने के नाते आपके घर पर लगातार उखाड़ पखाड़ करते रहते हैं। क्या उन लोगों के प्रति घोर अन्याय नहीं है जिनके घर में खजाना पाया गया था? 1950 में नाइजीरिया के ओगोनी प्रांत में तेल पाया गया। इसका परिणाम कच्चे तेल की खोज के रूप में हुआ। जल्दी ही आर्थिक वृद्धि और बड़े व्यापार के दावेदारों ने ओगोनी के चारों ओर राजनीतिक षड्यंत्र, पर्यावरणीय समस्याओं और भ्रष्टाचार का घना जाला बुन दिया और इसने उसी क्षेत्र के विकास को रोक दिया जहां तेल मिला था। केन सारो वीवा जन्म से एक ओगोनीवासी थे और 1980 के दशक में एक लेखक, पत्रकार और टेलीविज़न निर्माता के रूप में जाने जाते थे। अपने काम के दौरान उन्होंने देखा कि तेल और गैस उद्योग ने गरीब ओगोनी किसानों के पैरों के नीचे दबे खजानों को लूट लिया और बदले में उनकी ज़मीन को प्रदूषित और स्वयं किसानों को बेघर कर दिया। सारो वीवा ने अपने चारों ओर होने वाले इस शोषण पर प्रतिक्रिया दर्ज की। सारो वीवा ने 1990 में एक खुले जमीनी और समुदाय पर टिके हुए राजनीतिक आंदोलन द्वारा अहिंसक संघर्ष का नेतृत्व किया। आंदोलन का नाम मूवमेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ ओगोनी पीपुल था। आंदोलन इतना असरदार हुआ कि तेल कंपनियों को 1993 तक ओगोनी से वापस भागना पड़ा, लेकिन सारो वीवा को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। नाइजीरिया के सैनिक शासकों ने उसे एक हत्या के मामले में फंसा दिया और सैनिक न्यायाधिकरण ने उसे फांसी की सजा सुना दी। सारो वीवा का कहना था कि सैनिक ऐसा शेल नामक उस बहुराष्ट्रीय कंपनी के दबाव में काम कर रहे हैं जिसे ओगोनी से भागना पड़ा था और दुनिया भर के मानवाधिकार संगठनों ने इस मुकदमे का विरोध किया और सारो वीवा को छोड़े जाने का आह्वान किया। और दोस्तों, विश्वव्यापी विरोध की अवहेलना करते हुए नाइजीरिया के शासकों ने 1995 में सारो वीवा को फांसी पर चढ़ा दिया था। आइए देखते हैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा, पर्यावरणवाद या इन्वायरमेंटलिज्म किसे कहते हैं।
दोस्तों, आपने अक्सर प्रदूषण, अवशिष्ट प्रबंधन, टिकाऊ विकास, दुर्लभ प्राणियों के संरक्षण और भूमंडलीय तापन जैसे शब्द सुने होंगे। ये पर्यावरण आंदोलन के पसंदीदा शब्द हैं जो प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए कारगर होते हैं। पर्यावरणविदों का कहना है कि मानव को पारिस्थितिकी के सुर से सुर मिलाते हुए जीना सीखना चाहिए और पर्यावरण में अपने तात्कालिक हितों के लिए छेड़छाड़ करना बंद करना चाहिए। उनका मानना है कि पृथ्वी का इस सीमा तक उपभोग हो रहा है और प्राकृतिक साधनों को इस तरह से नष्ट किया जा रहा है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए केवल उजाड़ धरती, जहरीली नदियाँ और प्रदूषित हवा छोड़कर जाएंगे। दोस्तों, पर्यावरणवाद की जड़ें औद्योगिकरण के खिलाफ 19वीं सदी में विकसित हुए विद्रोह में देखी जा सकती हैं। आजकल पर्यावरण आंदोलन एक विश्वव्यापी मामला बन गया है और इसके गवाह हैं दुनिया भर में फैले हजारों गैर सरकारी संगठन और बहुत सी ग्रीन पार्टियां। कुछ जाने माने पर्यावरण संगठनों में ग्रीन पीस और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड शामिल हैं और भारत में भी हिमालय के वन क्षेत्रों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का जन्म हुआ और ऐसे समूह पर्यावरण उद्देश्यों की रोशनी में सरकार की औद्योगिक और विकास नीतियों को बदलने के लिए दबाव डालने का प्रयास करते हैं। तो पर्यावरण के प्रति जागरूकता, और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो है लोगों में चेतना जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से पर्यावरणवाद आंदोलन की शुरुआत हुई है। दोस्तों, आइए देखते हैं विकास की वैकल्पिक अवधारणा क्या है, अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। दोस्तों, अध्याय के पहले हिस्सों में विकास के उस मॉडल की कुछ सीमाओं की चर्चा की गई जिसका अनुसरण अब तक किया गया है और इसके लिए मानव और पर्यावरण दोनों के लिहाज से भारी कीमत चुकानी पड़ी है। विकास नीतियों के कारण जो कीमत चुकानी पड़ी है और विकास के फायदों का वितरण भी लोगों के बीच असमान रूप से हुआ है। अधिकतर देशों में विकास की ऊपर से नीचे की रणनीतियां अपनाई गई हैं, अर्थात विकास की प्राथमिकताओं और रणनीतियों का चयन और परियोजनाओं के वास्तविक कार्यान्वयन के सभी फैसले आमतौर पर राजनीतिक नेतृत्व और नौकरशाही के उच्चतर स्तरों पर होते हैं। जिन लोगों के जीवन पर विकास योजनाओं का तत्काल असर पड़ता है, आमतौर पर उनसे तनिक भी सलाह नहीं ली जाती, न तो सदियों से हासिल उनके अनुभवों और ज्ञान का उपयोग किया जाता है, न ही उनके हितों को ध्यान में रखा जाता है। यह लोकतांत्रिक देशों के लिए उतना ही सच है जितना कि तानाशाही के अधीन देशों के लिए। और इस तरह विकास परियोजनाओं से फायदा उठाने वाले सत्ताधारी तबकों से तैयार और लागू प्रक्रिया जो है दोस्तों बन जाता है और इसने न्यायपूर्ण और टिकाऊ विकास के बारे में वैकल्पिक तरीके से सोचने और आगे बढ़ने की जरूरत को रेखांकित किया है। और इस प्रक्रिया में अधिकार, समानता, आज़ादी, न्याय, लोकतंत्र जैसे सभी मुद्दे उठाए गए हैं। इस भाग में हम तहकीकात करेंगे कि इन अवधारणाओं ने विकास विमर्श के संदर्भ में कैसे नए अर्थ हासिल कर लिए हैं। आइए देखते हैं अधिकारों के दावे। हमने गौर किया है कि विकास के अधिकांश फायदों को ताकतवर लोगों ने कैसे हथिया लिया है और विकास की कीमत अति दरिद्रों और आबादी के असुरक्षित हिस्से को चुकानी पड़ती है, चाहे यह कीमत पारिस्थितिकी तंत्र में नुकसान की वजह से हो या विस्थापन और आजीविका खोने की वजह से। एक मुद्दा यह उठाया गया है कि प्रभावित आबादी कुल मिलाकर किन संरक्षणों का दावा राज्य और समाज से कर सकती है। क्या लोकतंत्र में लोगों को ये अधिकार है कि उनके जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में उनसे सलाह ली जाए? क्या लोगों को आजीविका का अधिकार है जिसका दावा वे सरकार से अपनी आजीविका के स्रोत पर खतरा पैदा होने से कर सकते हैं? दोस्तों, एक दूसरा मामला प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार का है। क्या समुदाय नैसर्गिक संसाधनों के उपयोग के पारंपरिक अधिकारों का दावा कर सकते हैं? यह विशेष रूप से आदिवासी और आदिम समुदायों पर लागू होता है जिनका सामुदायिक जीवन और पर्यावरण के साथ संबंध विशेष प्रकार का होता है। लेकिन कभी कभी होता ये है कि आदिवासी समुदाय, जनजाति समुदाय इन अधिकारों का दावा अगर करते भी हैं तो उनके साथ न्याय नहीं होता है। यहाँ पे ये नाजुक मामला है कि नैसर्गिक संसाधन किनके हैं, क्या ये स्थानीय समुदाय के हैं, संबंधित राज्य के हैं या पूरी मानवता के साझे संसाधन हैं। अगर इन संसाधनों को हम संपूर्ण मानवता का समझते हैं तो मानवता में आगामी पीढ़ियाँ भी शामिल होंगी। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का काम जनसमूह के विभिन्न तबकों की प्रतिस्पर्धात्मक मांगों को पूरा करने के साथ साथ वर्तमान और भविष्य की दावेदारियों के बीच संतुलन कायम करना भी है।
आइए देखते हैं लोकतांत्रिक सहभागिता क्या है। दोस्तों, आपको कितनी बार कहा गया है कि अपनी भलाई के लिए आपको माता पिता या शिक्षक की बात मानने जैसे कुछ चीज़ें करनी चाहिए? और क्या ऐसी बातों पर आपने खुद को यह कहता महसूस किया है कि अगर इसमें भलाई है तो इसका फैसला स्वयं मुझे करने दें? देखिए दोस्तों, लोकतंत्र और देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र और तानाशाही के बीच का प्रमुख अंतर ये है कि लोकतंत्र में संसाधनों को लेकर विरोध या बेहतर जीवन के बारे में विभिन्न विचारों के द्वंद्व का हल जो है विचार विमर्श और सभी के अधिकारों के प्रति सम्मान के जरिए होता है। इन्हें ऊपर से थोपा नहीं जा सकता। और इस प्रकार अगर बेहतर जीवन हासिल करने में समाज का हर व्यक्ति साझीदार है, तो विकास की योजनाएं बनाने, उसके कार्यान्वयन के तरीके ढूंढने में भी हर एक व्यक्ति को शामिल करने की ज़रूरत है। दूसरे की बनाई योजना का अनुसरण करने, योजना तैयार करने और भागीदार होने में फ़र्क है। पहला, अगर दूसरे आपके लिए अच्छी नीयत से भी योजनाएं बनाते हैं, तब भी आपकी विशेष ज़रूरतों से अवगत होने की उनकी गुंजाइश कम ही है। दूसरा, निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी अधिकार संपन्न भी बनाती है। दोस्तों, लोकतंत्र और विकास दोनों का सरोकार आम बेहतरी हासिल करना है। सवाल ये है कि सबकी बेहतरी किसमें है, इसका निर्धारण कैसे हो। लोकतांत्रिक देशों में निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए लोगों को अधिकार पर जोर दिया जाता है। भागीदारी सुनिश्चित करने का एक प्रस्तावित रास्ता स्थानीय विकास योजनाओं के बारे में निर्णय स्थानीय निर्णयकारी संस्थाओं को लेने देना है। दोस्तों, स्थानीय निकायों के अधिकतर संसाधन बढ़ाने की वकालत इसलिए की जाती है कि इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो इसका अर्थ ये हुआ कि लोगों को अधिक प्रभावित करने वाले मसलों पर लोगों से परामर्श किया जाना चाहिए और समुदाय को जो परियोजनाएं नुकसान पहुंचाती हों उनको रद्द किया जाना चाहिए। दूसरी बात यह कि योजना बनाने और नीतियों के निर्धारण में संलग्नता से लोगों के लिए अपनी ज़रूरतों के मुताबिक संसाधनों के उपयोग की भी गुंजाइश बनती है। और सड़क कहाँ बने, स्थानीय बस या मेट्रो का मार्ग कौन सा हो, मैदान या विद्यालय कहाँ पर हो, किसी गांव को चेक डैम की ज़रूरत है या इंटरनेट कैफ़े की, इस तरह के फैसले उन्हीं लोगों के द्वारा किए जाने चाहिए। कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि विकास का वर्तमान मॉडल ऊपर से नीचे का है और लोगों को विकास का पात्र मानने की ओर लक्षित है। यह मान लेता है कि हमारी समस्याओं का समाधान सर्वोत्तम तरीका एक और केवल एक ही है और इस प्रक्रिया में लोगों को पीढ़ियों से संग्रहित ज्ञान और अनुभवों की ही अनदेखी हो सकती है। विकास की विकेंद्रीकृत पद्धति परंपरागत और आधुनिक स्रोतों से मिलने वाली तमाम तरह की तकनीकों के रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल को संभव बनाता है। विकास और जीवन शैली यानी लाइफ स्टाइल का क्या संबंध है? दोस्तों, विकास का वैकल्पिक मॉडल विकास की महंगी, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली और प्रौद्योगिकी से संचालित सोच से दूर होने की कोशिश करता है। विकास को देश में मोबाइल फ़ोनों की संख्या, अत्याधुनिक हथियारों और देखिए कारों के बढ़ते आकार से नहीं बल्कि लोगों के जीवन की उस गुणवत्ता से नापा जाना चाहिए जो उनकी प्रसन्नता, सुख और बुनियादी ज़रूरतों के पूरा होने में झलकती है। एक स्तर पर प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित रखने, ऊर्जा के प्राप्त हो सकने वाले स्रोतों का यथासंभव उपयोग करने के प्रयास किए जाने चाहिए। इसके अलावा वर्षा जल संचयन, जैव गैस संयंत्र, लघु पन बिजली परियोजना, जैव कचरे से खाद बनाने के लिए कंपोस्ट गड्ढे और इस दिशा में संभव प्रयासों के कुछ उदाहरण हैं। वैसी गतिविधियों को स्थानीय स्तर पर लागू करना और इसलिए लोगों की अधिक संलग्नता आवश्यक होगी। बड़े सुधार को प्रभावी बनाने के लिए बड़ी परियोजनाएं ही एकमात्र तरीका नहीं है। बड़े बांधों के विरोधियों ने छोटे बांधों की वकालत की है जिनमें कम निवेश की ज़रूरत होती है और विस्थापन भी मामूली होता है और ऐसे बांध स्थानीय आबादी के लिए अधिक फायदेमंद हो सकते हैं। इसी के साथ हमें अपने जीवन स्तर को बदलकर उन साधनों की आवश्यकताओं को भी कम करने की ज़रूरत है जिनका नवीकरण नहीं हो सकता है। यानी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन सब चीज़ों पे तो हम ज़्यादा फोकस हो सकते हैं, लेकिन गैस, देखिए कोयला, पेट्रोलियम, इन सब संसाधनों को हम कम से कम प्रयोग करना चाहिए। एक पेचीदा मसला ये ऐसा है क्योंकि ऐसा लग सकता है कि लोगों से निम्नतम स्तर का जीवन जीने के लिए कहा जा रहा है। इसे चयन की उनकी आज़ादी में कटौती भी माना जा सकता है, लेकिन जीवन जीने के वैकल्पिक तरीकों की संभावनाओं पर बहस करने का मतलब अच्छे जीवन की वैकल्पिक दृष्टि को खोलकर स्वतंत्रता और सृजनशीलता की संभावना बढ़ाना है। और ऐसे किसी नीति के लिए देश भर के लोगों और सरकार के बीच बड़े पैमाने पर सहयोग की ज़रूरत होगी। इसका अर्थ होगा ऐसे मामलों पर निर्णय लेने के लिए लोकतांत्रिक तरीका अपनाया जाए।
दोस्तों, अगर हम विकास को किसी की आज़ादी में बढ़ोतरी की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं तो लोगों को निष्क्रिय उपभोक्ता भर नहीं मानकर विकास लक्ष्यों को तय करने में सक्रिय भागीदार मानते हैं, तो ऐसे मसलों पर सहमत तक पहुंचना संभव है और इस प्रक्रिया में अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय की हमारी अवधारणाओं का विस्तार होगा। दोस्तों, यहाँ पर आप एक चित्र में देख सकते हैं नर्मदा घाटी के डोमखेड़ी गांव का सत्याग्रह है, जो सरदार सरोवर बांध के निर्माण के कारण जब पानी ने घाटी में बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो सत्याग्रही थे वो पानी में खड़े होकर उन्होंने सत्याग्रह किया। और जब पानी खतरनाक तरीके से बढ़ा और कार्यकर्ताओं के कंधे तक पहुंच गया, तब सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर बच्चे चर्चा कर रहे हैं आपस में, उन्नी देख मैं एक नया मोबाइल फ़ोन लाई हूँ, ये रंगीन स्क्रीन नए गेम वाला ज़बरदस्त मॉडल है। लड़का कहता है ये तो बढ़िया है, लेकिन तुमने कुछ महीनों पहले ही एक नया फ़ोन लिया था, उसका क्या हुआ? अरे वो तो पुराना मॉडल था, इसलिए मैंने उसे फेंक दिया। तो बच्चा कहता है कि लेकिन तुम जानती हो कि इससे कितना अक्षरण योग्य इलेक्ट्रॉनिक कचरा पैदा होता है। हमारा पर्यावरण जो समस्या आज झेल रहा है वह बद से बदतर होती जा रही है और इलेक्ट्रॉनिक कचरा आज वाकई में बहुत बड़ी समस्या बन गया है। आइए इस अध्याय में, विकास अध्याय में हमने जो पढ़ा उसके निष्कर्ष पर आते हैं। दोस्तों, विकास का विचार बेहतर जीवन की कामना से जुड़ा है। ये बहुत ही सशक्त कामना है और बेहतरी की उम्मीद मानवीय कार्यों की संचालक शक्ति है। और इस अध्याय में हमने देखा कि समृद्धि पाने के व्यापक रूप से स्वीकृत विचारों को कैसी आलोचनात्मक छानबीन हुई है। विकास के अधिक न्यायपूर्ण, टिकाऊ और लोकतांत्रिक मॉडल के लिए बहुस्तरीय खोज जारी है और इस प्रक्रिया में राजनीतिक सिद्धांतों की समानता, लोकतंत्र और अधिकार जैसी संकल्पनाओं की पुनर्व्याख्या हुई है। और दोस्तों, विकास के जब लक्ष्य का अनुसरण करने के दौरान जो मामले हैं, उन्हें हमारे चयन का बाकी मनुष्यों और दुनिया के अन्य जीवों पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें अपने को व्यापक ब्रह्मांड का अंग समझना चाहिए, क्योंकि हमारी नियति आपस में जुड़ी हुई है। साथ ही मेरा कार्य दूसरों के कार्य पर नहीं, भविष्य की मेरी संभावनाओं पर भी असर डालता है। इसलिए हमें सतर्कता से चुनाव करना चाहिए और अपनी वर्तमान ज़रूरतों का ही नहीं, दीर्घकालीन हितों का ध्यान भी रखना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने इस अध्याय में पढ़ा, विकास क्या है, इसके मॉडल कौन कौन से हैं, इसकी आलोचनाएं कौन सी हैं और विकास का मूल्यांकन। तो दोस्तों, हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जानी कि विकास का अर्थ उन्नति, प्रगति या हमारे जीवन स्तर में सुधार से होता है। लेकिन ये जीवन स्तर में जो सुधार है, ये बहुत लोगों के जीवन स्तर में सुधार होना इसमें ज़रूरी होता है। केवल कुछ लोगों के जीवन स्तर में सुधार होने को विकास नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात ये कि ये जो विकास है, इसे अन्य लोगों के विनाश की शर्त पर नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है विकास में, कि हम जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, उनके विनाश के शर्त पर हम अपना विकास न करें, ताकि हम अपने लिए तो बेहतर संसाधन तलाश करते करते उनके लिए बंजर ज़मीन, प्रदूषित जल, प्रदूषित हवा, ये सब छोड़ कर जाएं। ये उपयुक्त नहीं है किसी भी तरीके से। इसलिए विकास के लिए ये सारी चीज़ें, इनका मूल्यांकन भी ज़रूरी है कि हम जो विकास चाहते हैं उससे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कितना भला होगा और कितना नुकसान होगा। तो इन सब को जानने, जांचने, परखने की भी ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।